अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमटीएच 101 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ्स एंड लाइन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कैलकुलस? Calculus is basically study of continuous rates of change of quantities. क्वांटिटीज के अंदर जो कंटिन्यूअसली चेंज आता रहता है उसको हम कैलकुलस के अंदर स्टडी करते हैं, या एक क्वांटिटी के अंदर दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट से जो चेंज आता है इसको भी हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैलकुलस के अंदर अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डिस्टेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से डिस्टेंस जो चेंज होता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम कैलकुलस के अंदर डिस्कस करते हैं। या हाउ टाइम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, और हाउ वाटर फ्लो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम कैलकुलस के अंदर डील करते हैं। इसको आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन-कौन से हैं? रियल नंबर्स, सेट थ्योरी, इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज, ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से अक्सर स्टूडेंट को पहले भी आते होंगे। इन्हीं को आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को देख लेते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर को समझने के लिए यहाँ पर आपके हैंडआउट्स में एक चार्ट गिवन है, मैं आपको वहां से समझाना चाहूंगा। ओके, ये आपके पास आपको नजर आ रहा होगा ये चार्ट। यहाँ से हम रियल नंबर्स के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। सो रियल नंबर्स तक पहुंचने से पहले कुछ और हमारे पास सेट्स होते हैं जिनके बारे में हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है। सो उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से? 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की अपनी ही हिस्ट्री है। हमारे जो फोर फादर्स थे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कैसे यूज करते थे काउंटिंग के लिए, इसको आप हैंडआउट्स में एक नजर पढ़ लीजिएगा, आपको काफी सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। देन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ होल नंबर है, जो कि इस चार्ट में गिवन नहीं है। सेट ऑफ होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर। यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। और सबसेट क्या होता है यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास दो सेट है, एक n है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और एक w है जो कि सेट ऑफ होल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट सेट ऑफ होल नंबर के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट है, और इस तरह से आपके पास ये जो साइन है ये सबसेट का साइन होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं? 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो आपके पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और यहां से हमें नजर आ रहा है कि आपके पास ये जो सेट ऑफ होल नंबर है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है, क्योंकि जितने भी सेट ऑफ होल नंबर हैं वो सेट ऑफ इंटीजर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सेट ऑफ होल नंबर है वो सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट सेट है वो कौन सा है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सेट के अंदर वो वाले एक्स हैं, वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। p डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, वेयर p q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड q के ऊपर ये कंडीशन है, इसको अगर हम स्मॉल q लिख ले तो ये ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमने सेट का नाम जो है वो भी कैपिटल क्यू रखा हुआ है, उसको हम स्मॉल q कह लेते हैं।
वेयर स्मॉल क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, उन सारे एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको हम सेट ऑफ रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। इसको हम कैपिटल क्यू यहाँ पे ऊपर डैश लगाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर वो सारे एक्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमारे पास ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अंदर जो p और q है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो सबसेट है सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रैशनल का भी और इरेशनल का ये हमारे पास सबसेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम डबल स्ट्रोक कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेसिकली रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ओके, तो हमारे पास ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी सारे सेट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट है जैसे जिसे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करते। अच्छा, तो इस तरह से हमने रियल नंबर के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सारों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जो है वो अपने हैंड आउट्स में आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी पता चल जाए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में चीजें अंडरस्टैंड हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेट लाइन। कोऑर्डिनेट लाइन को यहाँ से मैं समझा देता हूँ। हमारे पास एक लाइन होती है जिसे हम नंबर लाइन भी कहते हैं या रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके दरमियान में यहाँ पे एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, इसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। और इस 0 के राइट हैंड साइड पे नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे मूव करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। ओके, और 0 जो कि ओरिजिन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स हैं वो -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, मतलब इस साइड पे हमारे पास जो नंबर होंगे वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। ओके, बेसिकली हमारे पास ये ओरिजिन से ना डिस्टेंस ही है। 0 से लेके 1 तक डिस्टेंस है, 0 से लेके 2 तक डिस्टेंस है। अच्छा, 0 से लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंसेस हैं वो हैं तो डिस्टेंसेस, क्योंकि डिस्टेंसेस तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, नेगेटिव तो नहीं हो सकते। लेकिन ये जो साथ नेगेटिव का साइन है ये जस्ट हमें बता रहा है कि हम 0 से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। ओके, इसकी भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी है, इसको भी आप एक नजर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, ये वही लाइन है जो मैंने ऊपर आपको समझाई है। देन हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, देखें जरा। एग्जाम्पल 1 में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और एक दूसरा नंबर है स्क्वायर रूट 2, जिसको अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो ये 1.41 आता है। इन दोनों नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट लाइन या रियल लाइन के ऊपर अगर हम लोकेट करना चाहें तो कैसे लोकेट करते हैं, चलें मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास ये रियल लाइन है। ओके, इसके दरमियान में यहाँ पे ओरिजिन होता है 0, उसके बाद यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, और लेफ्ट साइड की बात करें तो ये -1, ये -2 एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है पाई 3.14, अब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब ये 3 है और ये 4 है, इसके दरमियान में यहाँ पे 3.14, लेट्स सपोज यहाँ पे है हमारे पास, ये वो नंबर है पाई जो कि 3.14 के बराबर आता है। पाई एक इरेशनल नंबर है। ओके, देन हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है जो कि 1.41 के बराबर है, मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब ये 1 है और ये 2 है। 1.41 मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, इधर। ओके, 1.41, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 को हमने लोकेट कर दिया। ऐसे ही रियल लाइन के ऊपर आपने नंबर्स को लोकेट करना है, जो भी नंबर आपके पास गिवन हो। देन हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। हमेशा याद रखें कि जब भी किसी भी
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये वाला साइन आ जाए, ये वाला साइन आ जाए, या ये साइन आ जाए, या ये साइन आ जाए, तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर दो नंबर्स के दरमियान में इन चारों या दो नंबर या दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इन चारों में से कोई एक साइन भी होगा तो हम कहेंगे कि वो एक इनइक्वालिटी है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखें, ये वाला जो साइन है ये लेस देन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं लिखूं 2 <3, मतलब 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये लेस देन का साइन है। अच्छा, अब ये वाला जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर मैं इसी को उल्टा करता हूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू है ना, 3 बड़ा है 2 से। ओके, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो और साइन है जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। हमारे पास ये वाला जो साइन है मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं 2 इज लेस देन 4, अब आपके पास ये जो दरमियान में साइन है इसमें से एक तो ट्रू है ना, 2 लेस देन 4, ये तो ट्रू है ना, 2 जो है वो लेस देन 4 है, ये ट्रू है, लेकिन 2 डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब इस इनइक्वालिटी में एक कंडीशन तो ट्रू है ना, 2 लेस देन 4 है। ओके, ये भी एक इनइक्वालिटी है। अगर मैं ये लिखूं 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 6 बड़ा है 6 से, ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन 6 बराबर है 6 के, तो ये भी आपके पास एक इनइक्वालिटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज लिखी हुई हैं, देखें a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन c, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी आपके पास इनइक्वालिटीज हैं सारी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं करेक्ट इनइक्वालिटीज। एग्जांपल हमारे पास देखें 3 लेस देन 8, ये करेक्ट है, 3 जो है वो 8 से छोटा है। उसके बाद -7 इज लेस देन 1.5, ये भी ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे -12 इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी ट्रू है। उसके बाद 5 लेस देन इक्वल टू 5, अब यहाँ पे 5 लेस देन 5 तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 है, तो ये एक करेक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पर कुछ और भी लिखी हुई है, इनको आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और रिमार्क्स हैं, वो क्या है, टू डिस्टिंग्विश वर्बली बिटवीन नंबर्स दैट सेटिस्फाई a is greater than equal to 0 and those that satisfy a is greater than 0 we shall call a non-negative। हम ये नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज करेंगे इफ a लेस देन ग्रेटर देन a is greater than or equal to 0 है, और पॉजिटिव का वर्ड यूज करेंगे इफ a is greater than 0। ओके, Thus, a non-negative number is either positive or zero। जो नॉन नेगेटिव नंबर होता है वो या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। ओके, कुछ यहाँ पे थ्योरम है जो कि आपके एमसीक्यूज वाले पोर्शन के लिए, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c देन a लेस देन c। देखिए ना, अगर मैं कहूँ कि 2 इज लेस देन 3 है एंड 3 इज लेस देन 4 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना कि 2 भी लेस देन 4 है। ओके, यहाँ पर ये थ्योरम्स हैं, इनको आप एक नजर देख लीजिएगा। दूसरा हमारे पास जो बी हमारे पास पार्ट है वो क्या है, इफ a लेस देन b एंड a प्लस c इज लेस देन b प्लस c देन a माइनस c इज लेस देन b माइनस c। हमारे पास एक इनइक्वालिटी है a लेस देन b। ठीक है, अगर इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पर हम एक नंबर c ऐड कर लें, a प्लस c कर लें, और दूसरी साइड पर भी b प्लस c कर लें, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, a माइनस c लेस देन b माइनस सी। ओके, ये ट्रू है। उसके बाद सी हमारे पास जो थ्योरम है वो क्या है, इफ a लेस देन b एंड ए सी लेस देन बी सी। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी हो a लेस देन b, तो इसके दोनों साइड पर अगर हम एक पॉजिटिव नंबर c से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव नंबर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर लेस है तो ग्रेटर होगी, अगर ग्रेटर है तो लेस होगी। when c is negative, when c is negative। ओके, यहाँ पे क्या था, when c is positive। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अब हम जो थ्योरम डी है उस पर जाते हैं। इफ a लेस देन b एंड c लेस देन d देन a प्लस c लेस देन b प्लस d। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक इनइक्वालिटी a लेस देन b हो और दूसरी हमारे पास क्या हो, c लेस देन लेस देन का साइन आता है यहाँ पे, c लेस देन d, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं, अगर हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, यस, a प्लस सी लेस देन b प्लस डी, तो इनइक्वालिटी ऐसी ही रहेगी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ई है हमारे पास वो क्या है,
if A and B are both positive or both negative and A less than B, then 1 over A is greater than 1 over B. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर A और B दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उस केस में अगर हमारे पास A लेस देन B हो, उसको 1 over A is greater than 1 over B हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ओके, ये रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें जरा. These 5 properties remain true if less than and greater than are replaced by less than equal to and greater than equal to. ये जो 5 हमने थ्योरम पढ़े हैं, ये जो पांचों थ्योरम्स हैं, ये हमारे पास अगर लेस देन के लिए ट्रू है तो लेस देन इक्वल के लिए भी ट्रू है, अगर ये ग्रेटर देन के लिए ट्रू है तो ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी ट्रू है. ये रिमार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरवल. इंटरवल को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सेट पे जाते हैं. सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट. देखिए हमारे पास यहाँ पे गिवन टू सेट्स A एंड B. A बिलोंग टू A इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट A. मतलब अगर सेट A का कोई एलिमेंट होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ना, लेट्स सपोज हमारे पास जो सेट A है वो 1 2 3 4 है, उसमें से एक एलिमेंट 2 है, 2 बिलोंग टू दिस सेट A. ओके, अच्छा, अगर बिलोंग नहीं करता तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास ये सेट A है, लेट्स सपोज ये सेट A है 1 2 3 4, उसके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, इसको हम ऐसे लिखेंगे. उसके बाद ये वाला जो साइन है ये एम्प्टी सेट का होता है या फाई सेट जिसे कहते हैं. दो सेट का यूनियन हम कैसे लेते हैं? यूनियन, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं. अगर कोई रिपीट हो रहा है तो हम एक बार लिखते हैं. इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखें, ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक दूसरा सेट है. दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए और बी के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हमने लिख लिए और रिपीट नहीं करने हैं हमें. और इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन चीजें हमने, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हीं को लिखने हैं. लेकिन ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो हमारे पास इन दोनों का जो कॉमन सेट होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4, जो कि दोनों के अंदर आए थे. ठीक है, जो कि दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरसेक्शन के केस. अच्छा, A is equal to B means the A is exactly the same set as B. ठीक है, A is equal to B का क्या मतलब है कि जो A के एलिमेंट्स हैं वही B के एलिमेंट्स. देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और B के एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसका मतलब है A और B हमारे पास इक्वल है. ये B है, C नहीं है, इसने गलत लिखा है यहाँ पे. ओके, देन हमारे पास ये वाला जो साइन है ये सबसेट का है. मैंने आपको पहले भी बता दिया था, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है एंड एक्सेट्रा. यहाँ पे एक सेट उसने लिया है जिसके अंदर हमारे पास दो नाम हैं, जॉर्ज बुश एंड टोनी ब्लेयर, और दूसरा हमारे पास एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स जो कि नाम है. ठीक है ना, जॉर्ज बुश है, उसके बाद टोनी ब्लेयर है, रेनॉल्ड रेगन है. तो हमारे पास ये जो छोटा सेट है ये इसके अंदर कंप्लीटली लाई करता है, तो इसका मतलब है ये इसका सबसेट है. ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन है. सेट बिल्डर नोटेशन, इसको आपने फर्स्ट ईयर में देखा था, तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ. लेट्स सपोज हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पहले यहाँ पे मैं सेट लिखता हूँ, फिर इसकी जो सेट बिल्डर नोटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है. ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. अगर इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखें? यहाँ पे x such that x belong to set of natural number. ओके, ये बेसिकली इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है. ओके, अच्छा, अब हम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरवल पे आते हैं. यहाँ पे देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ जरा. these sets are sets of real numbers called interval. हमारे पास इंटरवल क्या होता है? ये जो सेट होते हैं बेसिकली ये भी एक इंटरवल ही होते हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिकली एन इंटरवल इज अ लाइन सेगमेंट. इंटरवल जो है ना वो लाइन सेगमेंट होता है ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन. कोऑर्डिनेट लाइन ये देखें ए से लेके बी तक, ये एक इंटरवल है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखें इंटरवल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सबसे पहला हमारे पास होता है क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पे लिखा हुआ उसने ए से लेके बी तक. आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये शो करती हैं कि इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो है ना, जो कि ए और बी हमें नजर आ रहे हैं, वो भी इस इंटरवल के अंदर शामिल है. ए से लेके बी तक हमारे पास जो इंटरवल है उसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में फॉर्म में कैसे लिखा? x, जबकि a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू b. मतलब a और b शामिल है इस इंटरवल में क्योंकि इक्वल का साइन है, और a और b के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो भी इस इंटरवल में शामिल है. अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 1
कॉमा 2 और यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट लाइन होती है उसमें 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस इंटरवल में शामिल हैं। अब 1 और 2 के दरमियान जो है वो बहुत सारे नंबर शामिल हैं, उसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, सही है ना। 1.1 1.001 पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। उसके बाद आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इस तरह पैरेंथेसिस में लिखते हैं और इसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो शामिल नहीं होते। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ और यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं लिखा हुआ, ये उसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ 1 से लेके 4 तक, अब ये पैरेंथेसिस यूज किए तो मतलब 1 और 4 इस इंटरवल में शामिल नहीं है। कोऑर्डिनेट हमारे पास जो लाइन है उसमें लेट्स सपोज ये 0 है, इसके बाद ये 1 है और ये हमारे पास 4 है, 1 और 4, और इसमें 1 और 4 जो है ना वो शामिल नहीं है, 1 और 4 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो सारे शामिल होंगे। ओके, इसको आप ओपन इंटरवल कहते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवल्स लिखे हुए हैं। देखिए हमने सबसे पहले ओपन इंटरवल को पढ़ लिए जिसमें एंड पॉइंट शामिल नहीं है, ये उसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक पिक्चर है कि कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर इस तरह से वो नजर आते हैं हमें। उसके बाद ये हमारे पास फाइनाइट ओपन होते हैं, एक तो ये ओपन इंटरवल है और दूसरा ये फाइनाइट है, मतलब ये इसके दरमियान में जो नंबर्स हैं उन्हीं की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे a, b ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुई हैं। ये उसकी सेट बिल्डर नोटेशन है, ये उसकी ज्योमेट्रिक पिक्चर है रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर, या हमारे पास जिसको हम कोऑर्डिनेट लाइन बोलते हैं। ये भी फाइनाइट है क्योंकि a से लेके b तक है और ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इस तरह बाकी जो हमारे पास गिवन है, देखिए हमारे पास ये जो तीसरे नंबर पे है इसकी लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है और राइट साइड पे पैरेंथेसिस है, तो मतलब इस इंटरवल में ए तो शामिल है लेकिन जो बी है वो शामिल नहीं है क्योंकि बी के साथ हमारे पास यहाँ पे पैरेंथेसिस लगी हुई है। ओके, ये उसकी सेट बिल्डर नोटेशन, ये सब कुछ देख लीजिएगा। देन हमारे पास यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इसको हम अगर हम देखें बी वाली साइड पे तो ये क्लोज्ड है लेकिन ए वाली साइड पे ये ओपन है, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी के साथ पैरेंथेसिस लगी हुई है, मतलब माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पर हमारे पास इसको एक नजर आप पढ़ लीजिएगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अ सेट इज नॉट अ डोर। सेट जो है वो डोर नहीं है, इट कैन बी ओपन, इट कैन बी क्लोज एंड इट कैन बी ओपन एंड क्लोज। ये बेसिकली इंटरवल की ही मिसाल है। लेकिन कुछ इंटरवल दोनों तरफ से क्लोज होते हैं, कुछ इंटरवल दोनों तरफ से ओपन होते हैं, कुछ इंटरवल एक तरफ से क्लोज दूसरी तरफ से ओपन। ये उसी की ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये उस इंटरवल को ही इंटरवल की डिफरेंट फॉर्म को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। ओके, देन हमारे पास सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज को तो हम वैसे 9th ग्रेड में भी सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जिस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल 4 है, इसमें हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है 3 + 7x <= 2x - 9। यहाँ पर पहले एक सिंपल को हम समझ लेते हैं। अगर आपके पास x < 5 लिखा हो, ये आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन क्या है, x की वो सारी वैल्यूज जो 5 से छोटी हैं। देखिए हमारे पास ये जो 1 है, अगर x की जगह पे मैं 1 रखता हूँ, 1 भी 5 से छोटा है तो मतलब 1 भी जो है ना इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। 2 की अगर हम बात करें 2 भी 5 से छोटा है, 0 भी 5 से छोटा है, -1 भी 5 से छोटा है, -10 भी 5 से छोटा है। तो ये सारे आपके पास जो x की वैल्यूज आप चेंज करते जा रहे हैं, ये बेसिकली इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। अब हम जरा इस एग्जांपल की बात करते हैं। ये आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके, यहाँ पे देखें जरा, सबसे पहले हमने क्या किया कि इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पर 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, जब यहाँ पे -3 करेंगे उसके बाद यहाँ पर भी -3 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 7x रह जाएगा। देखिए यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, <= 2x -9 और -3 -12 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, देन हम क्या करते हैं कि आपके पास दोनों साइड पर सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड पर 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2x यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तब भी हमारे पास 5x ही बचेगा। 5x <= -12। उसके बाद दोनों साइड पर 5 से डिवाइड करते हैं
तो x लेस देन इक्वल टू -12/5 आ जाएगी। अब आपके पास ये जो गिवन इनइक्वालिटी थी उसको हमने इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब x की वो सारी वैल्यूज जो कि -12/5 से छोटी होंगी या इक्वल होंगी, वो सारा आपके पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल 2, इसमें भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, 7 लेस देन इक्वल टू 2 5x लेस देन 9। अच्छा, द गिवन इनइक्वालिटी इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनइक्वालिटीज। यहाँ पर हम पहली को 7 लेस देन इक्वल टू 2 5x कर सकते हैं और 2 5x को लेस देन 9 कर सकते हैं। मतलब इसको हम दो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक में भी लेके जा सकते हैं और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दो में कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों साइड पर यहाँ पर 5x को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इधर सॉल्व हुआ पड़ा है, इसको आप देख लें। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, उसने क्या किया है, उसने अगट्ठे रख के सॉल्व किए, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसको हमने दो में कैसे डिवाइड किया। चलिए हम यहाँ दोनों को अलग अलग डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। 7 लेस देन इक्वल टू -5, इसके दोनों साइड पर अगर हम 5x को ऐड करें तो क्या होगा, 5x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 2। आप दोनों साइड पर 7 को सब्ट्रैक्ट कर लें, 5x लेस देन इक्वल टू 2 7 करेंगे तो -5 आ गया। दोनों साइड पर 5 से डिवाइड करें तो x लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। ओके, इसका ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद जो दूसरी इनइक्वालिटी है, इसकी आप क्या करते हैं कि सबसे पहले दोनों साइड पर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -5x लेस देन 9 2 करें तो 7 आ गया। अब दोनों साइड पर यहाँ पे x भी आता है। अब दोनों साइड पर आप -1 से मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको बताया था कि जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान वाली जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ओके, यहाँ पे -7 आ गया। अच्छा, आप दोनों साइड पर 5 से डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर देन -7/5 आ गया। अच्छा, अब मैं हमने इरादा सॉल्व किया और उसने यहाँ पे इकट्ठा सॉल्व किया है, तो उसको आप देख लें, -7 और 5 -1, ठीक है। अब आपके पास ये जो इंटरवल है ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ओके, यहाँ पे देख लेना आप, x लेस देन इक्वल टू -1 है ना, मतलब x -1 के इक्वल भी है, तो इस वजह से यहाँ पे -1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए, क्योंकि -1 इसके सॉल्यूशन के इंटरवल में शामिल है। ओके, और ये आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, -7 और 5 से लेके -1 तक, -1 पर हमने इस सर्कल को जो है ना वो फिल किया हुआ है और -7/5 के ऊपर ये सर्कल अंदर से खाली है, मतलब -7/5 जो उस क्वेश्चन में शामिल नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल भी है जिसका उसने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लिया है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी को कोई इश्यू होता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।